गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू कृष्णा कोचिंग सेंटर। देखिए, पिछली क्लास में हमने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम उत्पत्ति का क्रम डिस्कस करेंगे कि आखिर किस क्रम में राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो हुई थी और किस क्रम में हमें उनको पढ़ना है। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं पिछली क्लास को 2 मिनट में रिकॉल कर देता हूँ। तो एक बार आप ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है या राजपूत शब्द की जो उत्पत्ति है वो 7वीं सदी में आई थी। यानी कि राजपूत शब्द 7वीं सदी की देन है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा था राजपूत काल कि 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं सदी तक का जो टाइम है वो राजपूत काल कहलाया। इसके अलावा चंद्र बरदाई ने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो, और उस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में राजपूतों के 36 कुलों का वर्णन किया था, जिसमें 4 अग्नि से उत्पन्न हुए थे, 10 कुल सूर्य से, 10 चंद्रमा से और बचे हुए 12 ब्राह्मणों से। इसके अलावा हमने राजपूतों की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत पढ़े थे। इसमें से पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत पढ़ा था अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत चंद्र बरदाई के द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में उल्लेखित किया गया है। अर्थात अग्निकुंड का जो सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे वो थे चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई ऐसा मानते हैं कि जब पृथ्वी पर राक्षसों की जो आतंक है वो बढ़ गया था, तो इन राक्षसों के आतंक को कम करने के लिए वशिष्ठ मुनि के द्वारा आबू पर्वत पर यज्ञ किया गया था, और उस यज्ञ में ही 4 राजपूत राजवंश प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान इनकी उत्पत्ति हुई थी। तो इस प्रकार से अग्निकुंड का सिद्धांत हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत था जो दशरथ शर्मा के द्वारा दिया गया था। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत ये कहता है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्राह्मणों से हुई है। वैसे अगर ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत बात करें तो एक शिलालेख मिलता है हमें, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में ऐसा कहा गया है कि वासुदेव चौहान जो है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। अर्थात वासुदेव चौहान को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहने वाला शिलालेख कौन सा है? बिजोलिया शिलालेख। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिजोलिया शिलालेख भी हमें ये कहता है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई है। इसके अलावा हमने आर्यों की संतान या वैदिक क्षत्रियों से उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ा था, जो दिया था गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ऐसा मानते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो वैदिक आर्यों से हुई है, क्योंकि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त ये कहता है कि जो ब्रह्मा के मुख है उससे तो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा की भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मण की जंघा से वैश्य की और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो ब्रह्मा के जो भुजा से क्षत्रिय हैं यही आगे चलकर राजपूत कहलाए, ऐसा मानने वाले थे GS ओझा। इसके बाद में हमने मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ा था, जिसे हम सामाजिक आर्थिक क्रिया का परिणाम कह रहे थे। ऐसा कहने वाले थे श्री देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, क्योंकि श्री देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का मानना यह था कि जिन भी वर्णों के द्वारा, चाहे वो शूद्र वर्ण हो, चाहे वो वैश्य वर्ण हो, चाहे क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, जिन भी वर्णों के द्वारा राजा के पद पर काम किया गया उसके बाद में उसे राजपुत्र कहा गया। देखिए, इनका मतलब ये है कि जो भी वंश आया उसने अगर राजा के पद पर काम किया तो उसका जो पुत्र है वो कहलाया राजपुत्र, और राजपुत्र से ही बाद में कालांतर में क्या पड़ा? राजपूत पड़ा। तो चाहे कोई भी वंश हो सकता है, वो क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य या ब्राह्मण, कोई भी वंश हो सकता है, बस शर्त यह है कि उस वंश ने राजा के पद पर कार्य किया हो, उसे ही कालांतर में क्या कहा गया? राजपूत कहा गया। इसे कहा जाता है मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। यानी कि इनके अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो सभी वर्णों से हुई है। ठीक है, जो भी वर्ण राजा के रूप में काम कर रहा था, चाहे कौन कौन सा वर्ण हो सकता है, चाहे वो वैश्य हो सकता है। जैसे अगर वैश्य के रूप में हम बात करें तो गुप्त वंश एक वैश्य वंश था। इसके अलावा हम बात करें नंद वंश भी वैश्य था, है ना। चाहे हो वो वंश क्षत्रिय भी हो सकता है। तो क्षत्रिय अगर वंश होगा तो क्षत्रिय वंश में अगर हम बात करें मुख्य रूप से तो मौर्य वंश को कई जगह पर क्षत्रिय बताया गया है, तो कुछ जगह पर मौर्य वंश को शूद्र भी बताया गया है। इसके अलावा हम बात करें हर्यक जो वंश है, हर्यक वंश एक क्षत्रिय वंश था। इसके अलावा अगर चाहे वो वंश ब्राह्मण भी हो सकता है। ब्राह्मण वंश में अगर हम बात करें मुख्य रूप से तो कण्व वंश जो आता है वो ब्राह्मण वंश था। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो कौन से भी वंश से संबंधित हो, लेकिन बस अगर उसने राजा का पद प्राप्त किया है तो उसे ही बाद में राजपूत कहा गया। इसे हम कहते हैं मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। और मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत है वो देने वाले कौन थे? देवी प्रसाद
चट्टोपाध्याय। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जो थे वो वेस्ट बंगाल के प्रमुख इतिहासकार थे। ठीक है। इसके बाद में अंतिम रूप से हमने विदेशी आक्रमणकारियों की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ा था कि बहुत सारे जो लोग थे, कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर भंडारकर, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये ऐसा मानते थे कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो विदेशियों से हुई है। जैसे अगर हम बात करें कर्नल जेम्स टोड की, तो कर्नल जेम्स टोड शक या सीथियनों से उनकी उत्पत्ति मानते हैं। इसके अलावा हम बात करें डॉक्टर भंडारकर की, तो डॉक्टर भंडारकर हूणों से या गुजर वंशीय इनकी उत्पत्ति मानते हैं। और अगर हम बात करें अलेक्जेंडर कनिंघम की, तो अलेक्जेंडर कनिंघम इनकी उत्पत्ति यूची से या कुषाणों से मानते हैं। तो इस प्रकार से हमने कल की क्लास को ख़त्म किया था। आज हम प्रारंभ करने वाले हैं राजपूतों की उत्पत्ति का क्रम, कि किस क्रम में हमें पढ़ना है और किस क्रम में इन राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भारत से। भारत में अगर आपने नेशनल हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने बहुत सारे वंश पढ़े होंगे, जैसे हर्यक वंश, नंद वंश, इसके अलावा और पहले की बात करें कौशल का राजवंश, वत्स राजवंश, बहुत सारे राजवंश हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि बताइए संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य किस राजवंश के द्वारा किया गया, मैं प्रश्न को लिख देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य, एक सूत्र में बांधने का कार्य किस राजवंश के द्वारा किया गया, तो हम बताएंगे ये कार्य किया गया था मौर्य वंश के द्वारा। बताइए कौन से वंश के द्वारा किया गया था? मौर्य वंश के द्वारा संपूर्ण भारत को एकजुट करने का कार्य, एक सूत्र में बांधने का कार्य किया गया था। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको मौर्य वंश के बारे में, हालांकि आप नेशनल हिस्ट्री में काफ़ी डिटेल के साथ में इनको पढ़ेंगे। ये जो मैं अभी मैप बना रहा हूँ ये इंडिया का मैप है। थोड़ी सी मैं इंडिया के मैप में इस मौर्य वंश की लोकेशन को बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए ये जो मध्य का जो भाग था इसे हम कहते थे मगध। बताइए ये एरिया कौन सा था? ये एरिया था मगध का एरिया। और इस मगध के एरिया में शासन चल रहा था अभी नंद वंश का। कौन से वंश का? नंद वंश का। नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद। कौन सा था बताइए? घनानंद था। अब देखिए ऊपर हिमालय से घिरा हुआ भाग है, तो यहाँ से तो कोई भी आक्रमणकारी नहीं आ सकता। इधर से अगर हम बात करें तो ये जल वाला क्षेत्र है, तो यहाँ से भी कोई आक्रमणकारी नहीं आ सकता। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है, तो दोनों तरफ से बताइए क्या है? समुद्र है, इसलिए इधर से तो कोई भी आक्रमणकारी नहीं आ सकता। अब एक स्पेस खाली बच जाता है। देखिए ये वाला जो स्पेस है ये खाली बच जाता है, तो जो भी आक्रमणकारी आएंगे वो अब इस क्षेत्र से आएंगे। ठीक है, भारत में अगर कोई आक्रमणकारी आएगा तो कौन से क्षेत्र से आएगा? इसी क्षेत्र से आएगा, जिसे हम कहते हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, यहाँ से एक नदी बहती थी जिसका हम कहते हैं सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। अब यहाँ से जो आक्रमणकारी आया था मुख्य रूप से उसका नाम था सिकंदर। सिकंदर आक्रमणकारी आया था, है ना। प्रारंभ की बात कर रहा हूँ, जब मौर्य वंश नहीं बना था उससे पहले नंद वंश चल रहा था, और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था, है ना। यहीं पर एक तक्षशिला विश्वविद्यालय चलता था, और तक्षशिला विश्वविद्यालय में अगर हम बात करें तो आचार्य के रूप में काम कर रहे थे कौन? चाणक्य। समझ रहा थोड़े से कि मगध का शासन चल रहा था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तक्षशिला पड़ता है। तक्षशिला के जो आचार्य थे वो कौन थे बताइए? चाणक्य थे। जब चाणक्य को इस बात की सूचना मिली कि भाई सिकंदर आक्रमण करता हुआ आ रहा है और सिंध नदी के आसपास पहुंच गया है, बस कुछ ही दिनों में वो भारत पर आक्रमण करने वाला है, तो चाणक्य घनानंद के पास चला जाता है। घनानंद के पास जाकर ये सूचना देता है कि सर ऐसे ऐसे बात है और हमारे जो देश है उसके ऊपर सिकंदर आक्रमण करने वाला है, तो आप अपनी जो तैयारी है उसको कर लीजिए। उस समय जो घनानंद था ये भोग विलास में लिप्त था, तो घनानंद को जब भी ये बात आई कि भाई है ना ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाणक्य ने कहा कि ऐसे नहीं होगा, है ना, आप कुछ तैयारी करेंगे तो ही होगा। तब उन्होंने कहा, घनानंद ने कहा कि देखो ये पंडित हमें शिक्षा देगा, एक काम करो इस पंडित को यहाँ से निकाल दो। घनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती करके, इंसल्ट करके
यहाँ से निकाल दिया और इसका धक्का मारा। जैसे धक्का मारा घनानंद पृथ्वी पर गिर पड़ा और इसकी जो चोटी है वो खुल गई, क्योंकि ये क्या था, एक पंडित था। चाणक्य क्या था, एक पंडित था। ये अपनी शिखा बांधता था, चोटी बांधता था, क्योंकि पंडित जी क्या ही रखते हैं, चोटी रखते हैं। तो जैसे ये जमीन पर गिरा, धक्का मारा तो इसकी चोटी खुल गई। इसलिए चाणक्य ने एक आजीवन प्रण कर लिया कि जब तक मैं इस घनानंद के जो राज्य है उसको जब तक उजाड़ नहीं दूंगा, ध्वस्त नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। ऐसा किसने प्रण कर लिया बताइए, चाणक्य ने। आप सोच सकते हैं कि ये एक शिक्षक था तक्षशिला विश्वविद्यालय में, है ना। ये यूनिवर्सिटी चलती थी तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसमें आचार्य के पद पर काम कर रहा था, बताइए कौन, चाणक्य। तो एक साधारण सा व्यक्ति, एक साधारण सा शिक्षक इतने बड़े साम्राज्य को ध्वस्त करने का प्रण उठा लेता है। तभी चाणक्य क्या यहाँ से रिटर्न हो जाता है और अपनी प्लानिंग में लग जाता है। उसके बाद में ये एक व्यक्ति को तैयार करता है जिसका नाम था, बताइए कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। हालांकि कहानी बहुत लंबी है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब चाणक्य एक वन से गुजर रहे थे, ऐसा माना जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक शिकारी के यहाँ कार्य कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये एक गेम खेल रहा था, है ना। तो अब चाणक्य ने देखा कि यार बंदा तो बहुत इंटेलिजेंट है, बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, तो इसको मैं राजा के तौर पे इसको मतलब रेडी कर सकता हूँ। तो चाणक्य ने क्या किया था, इस शिकारी से इस बच्चे को खरीद लिया था, है ना। ऐसा कहावतों में आता है, हालांकि इसके पीछे की कहानी और भी ज़्यादा है। तो आपको सिंपल सा समझना है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो चाणक्य है ये अडॉप्ट कर लेता है यहाँ से, और इसको मतलब प्रारंभ कर देता है ट्रेनिंग देना। धीरे धीरे सारी चीज़ें सिखा देता है, और बाद में चंद्रगुप्त जो है अपनी सेना को भी तैयार कर लेता है, और बाद में चंद्रगुप्त मगध में घनानंद के ऊपर अटैक करता है और घनानंद को परास्त कर देता है। जैसे ही घनानंद को परास्त कर देता है तो उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है मौर्य वंश। तो बताइए मौर्य वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में बहुत सारे इसमें आए, जैसे इसके बाद में बिंदुसार आया, है ना। बिंदुसार ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद में फिर आया था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने काफ़ी ज़्यादा विस्तार किया था इसका। तो सम्राट अशोक का मुख्य रूप से नाम लिया जाता है इसमें मौर्य वंश में। धीरे धीरे मौर्य वंश भी पतन की ओर बढ़ने लग गया, अर्थात मौर्य वंश भी खत्म हो गया। मौर्य वंश के बाद में जो वंश आया था वो आया था गुप्त वंश। बताइए कौन सा वंश, गुप्त वंश। गुप्त वंश के बाद में अगर हम बात करें, वैसे गुप्त वंश में काफ़ी जो शासक है वो ही हैं, जैसे चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, कुमारगुप्त है, स्कंदगुप्त, काफ़ी सारे गुप्त हुए थे, है ना। इसे गुप्तों का शासन कहा गया, गुप्त वंश कहा गया। गुप्त वंश का जो समापन हुआ उसके बाद में अगर हम बात करें तो जैसे जैसे गुप्त वंश समाप्ति की ओर बढ़ने लगा तो इसमें भारत में एक तरीके से राजनीतिक जो एकता है वो एकता विखंडित होती चली गई। भारत जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक तो उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत। राजनीतिक एकता विखंडित होती चली, भारत दो भागों में डिवाइड हो गया, उत्तरी भारत और दक्षिण भारत। उत्तरी भारत में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से एक सम्राट आए थे जिसका नाम था हर्षवर्धन। बहुत इंपॉर्टेंट शासक थे ये। हर्षवर्धन की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें एक बार, तो हर्षवर्धन एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, पहली बात तो ये ध्यान रखें। और इन्होंने अपनी जो राजधानी है वो राजधानी मुख्य रूप से किसको बनाया था बताइए, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन की जो मृत्यु है वो निसंतान मृत्यु हुई थी। लगभग इसकी जो मृत्यु है वो 647 BC में या 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसकी मृत्यु के बाद में जो इसके सामंत थे उन सामंत ने अपने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। और ये जो सामंत थे ये सामंत अपने आप को राजा का पुत्र, ये बहुत सारे सामंत थे,
ये जो सामंत थे ये अपने आप को राजा का पुत्र यानी कि राजपुत्र मानने लगे थे और कालांतर में ये राजपुत्र ही क्या कहलाए, राजपूत कहलाए। तो यहाँ से भी राजपूतों की एक अवधारणा प्रकट होती है हर्षवर्धन के काल से। वापिस सुनिए, हर्षवर्धन जो है वो उत्तरी भारत का प्रमुख शासक सम्राट था जिन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। बाद में इनकी निसंतान मृत्यु हो गई। अब कोई संतान नहीं थी तो हर्षवर्धन का जो राज्य बटा हुआ था, जो इनको टैक्स ला कर देता था, वो सामंतों में बटा हुआ था। बहुत सारे सामंत यहाँ पर इनके राज्य में थे। तो जैसे इसकी मृत्यु हुई तो ये जो सामंत हैं ये अपने आप को राजा मानने लग गए और अपने आप को राजा का पुत्र कहने लग गए कि हम तो राजा के पुत्र हैं। और कालांतर में जब ये इन्होंने अपने अपने राज्य को स्थापित कर लिया तो बाद में ये ही राजपूत कहलाए। ठीक है, तो इस प्रकार से भी राजपूतों की जो अवधारणा है वो प्रारंभ होती है। जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो कन्नौज के साथ साथ में कन्नौज और इसके आसपास में कई वंश उत्पन्न हो जाते हैं। अगर हम बात करें, देखिए ये है कन्नौज, ठीक है। तो जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो इसके साथ में अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम में एक वंश उत्पन्न होता है जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश। अगर हम बात करें थोड़ा सा पूर्व में, तो पूर्व में एक वंश प्रारंभ हुआ था जिसका नाम था पाल वंश। बताइए कौन सा वंश, पाल वंश। और अगर हम साउथ की बात करें, थोड़ा सा दक्षिण की बात करें, तो दक्षिण में एक वंश उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था राष्ट्रकूट वंश। हालांकि ये सारी चीज़ें आप नेशनल हिस्ट्री में डिटेल से पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि हम अपने टॉपिक पर जब लौटेंगे तो हमें कम से कम इसका बेस पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे राजवंश आए थे। मैं एक बार वापस से रिकॉल कर देता हूँ आप लोगों को। देखिए कि संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। मौर्य वंश के बाद में गुप्त वंश आया और गुप्त वंश में बहुत सारे गुप्त शासक जैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त काफ़ी सारे आए। उसके बाद में गुप्तों के काल में ही राजनीतिक विखंडन आया और भारत दो भागों में डिवाइड हो गया। उत्तरी भारत में जो प्रमुख सम्राट थे जिसका नाम था हर्षवर्धन के कोई भी संतान नहीं थी, है ना, और ये बौद्ध धर्म का प्रमुख अनुयायी व्यक्ति था। जब इसकी कोई संतान नहीं थी तो इसकी मृत्यु के बाद में जो इसके सामंत थे उन्होंने राज्य पर अधिकार कर लिया और वो अपने आप को राजपुत्र कहलाने लगे और कालांतर में उन्हीं को राजपूत कहा गया। जैसे ही कन्नौज पर अगर हम बात करें हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में, तो कन्नौज और इसके आसपास में जो वंश उत्पन्न हुए उनके बारे में हम बात करते हैं। उत्तर पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार वंश उत्पन्न हुआ और गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी थी वो बताइए कौन सी थी। इनकी राजधानी थी मंडोर। ध्यान रखिएगा, मंडोर पड़ता है जोधपुर में। अगर हम पाल वंश की बात करें तो पाल वंश की जो राजधानी थी वो थी मुंगेर। मुंगेर पड़ता है पश्चिमी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में पड़ता है पाल वंश मुंगेर। ठीक है, अगर हम साउथ की बात करें दक्षिण में, तो राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो थी मान्यखेत। बताइए राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी, मान्यखेत थी। अब कन्नौज, चूंकि कन्नौज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र था, अगर कन्नौज का जो राजा हो गया तो समझ लीजिए पूरे भारत का राजा उसको माना जाता था, है ना। तो जितने भी आपको वंश अभी दिख रहे हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, इन्होंने सबने सोचा कि भाई मेरे को कन्नौज मिल जाए, है ना, अपने अपने मन में सोच लिया। गुर्जर प्रतिहारों ने कन्नौज पर अटैक किया, पाल वंश ने भी अटैक किया और इधर से राष्ट्रकूटों ने भी अटैक किया। बताइए ये जो अटैक हुआ है या जो आक्रमण हुआ है वो कितने पक्षों में हुआ है, 3 पक्षों में हुआ है। इसलिए इस आक्रमण को कहा जाता है या इस संघर्ष को कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। ध्यान रखना, इस संघर्ष को क्या कहा जाता है, त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के मध्य हुआ तो हम कहेंगे गुर्जर प्रतिहारों के मध्य, पाल वंश के मध्य और राष्ट्रकूटों के मध्य, 3 वंशों के मध्य हुआ, इसलिए इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। और ये त्रिपक्षीय संघर्ष किसको लेकर हुआ, कन्नौज को लेकर हुआ। कन्नौज को प्राप्त करने के लिए तीनों के मध्य युद्ध हुए। हालांकि त्रिपक्षीय संघर्ष की हम
नेशनल हिस्ट्री में काफ़ी डिटेल से बात करेंगे। अभी अभी ये जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया, ये केवल इसलिए बताया है ताकि हम आगे की कहानी को समझ सकेंगे। देखिए एक बार से मैं मैप बनाता हूँ और कन्नौज के लोकेशन को चेक करता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं देखिए, मान लीजिए ये हमारा कन्नौज है, ठीक है, क्या है ये, कन्नौज है। अगर हम भारत के संदर्भ में हमने अभी बात करी कि ये जो उत्तर पश्चिम भाग था, उस उत्तर पश्चिम भाग में कौन थे, प्रतिहार थे या गुर्जर प्रतिहार थे, गुर्जर प्रतिहार थे, ठीक है। यहाँ से कौन सी नदी गुजर रही है बताइए, यहाँ से गुजर रही है सिंधु नदी। कौन सी नदी है ये, सिंधु नदी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पूर्व में, तो यहाँ पर पूर्व में अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसका शासनकाल था, यहाँ पर पाल वंश का शासनकाल था। उत्तर पश्चिम में तो गुर्जर प्रतिहार, पूर्व में पाल वंश। और दक्षिण में हम बात करते हैं तो दक्षिण में कौन थे बताइए, राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट, ठीक है। अच्छा, जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई कन्नौज में, तो बाह्य जो आक्रांता है उन्होंने भी अटैक करना प्रारंभ कर दिया। अगर हम बाहरी आक्रांता की बात करें तो हमने कहा इधर तो अरब सागर है, तो यहाँ से तो अटैक होना नहीं है, अरब सागर है, क्योंकि यहाँ तो पानी पानी है, यहाँ से तो अटैक होगा नहीं। अगर हम बात करें इधर बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में से भी अटैक नहीं होगा। और ऊपर बताइए क्या है, हिमालय है, तो यहाँ से भी अटैक होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। तो अटैक कहाँ से होगा बताइए, उत्तर पूर्व क्षेत्र से अटैक होगा। अगर कोई बाहरी आक्रमणकारी भारत पर अटैक करेगा तो कौन से क्षेत्र से किएगा, उत्तर पश्चिम क्षेत्र से करेगा। तो यहाँ से एक अरब आक्रमणकारी आया था, अरब आक्रमणकारी, जिसका नाम था, बताइए क्या नाम था, उस अरब आक्रमणकारी का नाम था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। इस मोहम्मद बिन कासिम ने इस क्षेत्र पर अटैक किया था 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में इन्होंने अटैक किया और सिंध का जो क्षेत्र था उसको जीत लिया, सिंध के क्षेत्र को जीत लिया। समझना थोड़ा सा, ये अरब आक्रमणकारी आया मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया और जैसे ही आक्रमण किया तो यहाँ पर सिंध प्रदेश पड़ता है, इसको जीत लिया। अब चूंकि सिंधु नदी को जैसे ही पार करेगा तो भारत में प्रवेश करेगा, और हमने कहा भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कौन था, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में थे गुर्जर प्रतिहार, है ना, गुर्जर प्रतिहार थे। तो अरब जो आक्रमणकारी हैं, इस गुर्जर प्रतिहारों ने इनका दमन कर दिया। मुख्य रूप से गुर्जर प्रतिहार में बात करें तो यहाँ पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमणकारियों का दमन किया और इसी वजह से नागभट्ट प्रथम को क्या कहा जाता है बताइए, नागभट्ट प्रथम को अरब शक्ति का विनाशक या मलेच्छों का नाशक कहा जाता है, मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। हालांकि हम अभी इन शासकों के बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं। तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार जो थे, उन गुर्जर प्रतिहारों ने अरब आक्रमणकारी इनके ऊपर क्या किया, अटैक किया और इनको आगे बढ़ने से रोक दिया, और बाद में इनको वापस सिंधु नदी के बाहर तक खदेड़ दिया गया था। बताइए किसके द्वारा खदेड़ा गया था, ये नागभट्ट प्रथम के द्वारा इनको दमन किया गया था। अतः नागभट्ट प्रथम को क्या कहा जाता है, मलेच्छों का नाशक कहा जाता है, या इन्हें ही कहा जाता है अरब शक्ति का विनाशक, इसे ही कहा जाता है अरब शक्ति का विनाशक।
अरब शक्ति का विनाश करने वाला व्यक्ति कौन था? तो हम कहेंगे नागभट्ट प्रथम था। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी मुख्य रूप से। अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं वापस से, देखिए रिकॉल करने के लिए। सबसे पहले हमने देखो, इसको आपको 2 से 3 बार कम से कम देखना पड़ेगा, तभी ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो। सबसे पहले हमने कहा कि संपूर्ण भारत पर या संपूर्ण भारत को एक मूल सूत्र में, एक सूत्र में बांधने का जो कार्य किया था वो किया था मौर्य वंश ने। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और मौर्य वंश का सर्वाधिक जो विस्तार है वो अशोक के काल में हुआ है, सम्राट अशोक के काल में। मौर्य वंश के बाद में जो दूसरा वंश आया था वो आया था गुप्त वंश। कौन सा वंश आया था? गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश में हमने बात कर ली कि गुप्त वंश में राजनीतिक एकता का विखंडन हो गया था और भारत 2 भागों में डिवाइड हो गया था, उत्तरी भारत और दक्षिण भारत। उत्तरी भारत में जो मौर्य वंश का प्रमुख शासक था हर्षवर्धन, उस हर्षवर्धन ने, अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था, और कन्नौज में उसकी मृत्यु होने के बाद में कन्नौज पे जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार पनप गए, पूर्व में पाल वंश और दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश पनप गया। तीनों के बीच में जो संघर्ष हुआ उसे हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश का अगर हम बात करें तो गुप्त वंश का क्या हुआ? विनाश हो गया था, धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पे आ गया था, और इसके बाद आया था मौर्य वंश। मौर्य वंश, क्योंकि गुप्त वंश में ही भारत 2 भागों में डिवाइड हो गया था। इस मौर्य वंश का जो प्रमुख शासक था जिसकी बात कर हमने करी, सम्राट अशोक, सम्राट हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन, ठीक है। सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया था किसको? अपनी राजधानी बनाया था कन्नौज को, ठीक है। कन्नौज में जैसे इसकी मृत्यु होती है तो कन्नौज और इसके आसपास में जो 3 प्रमुख वंश हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम में कौन हुए थे? गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। पूर्व में बात करें तो पूर्व में हुआ था पाल वंश। साउथ में बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में कौन सा वंश हुआ था बताइए? राष्ट्रकूट वंश। क्लियर? गुर्जर प्रतिहार वंश की जो राजधानी थी वो मंडोर को बनाया गया था, मंडोर पड़ता है जोधपुर में। पाल वंश की जो राजधानी है वो मुंगेर को बनाया गया था, और राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी वो थी मन्नेखेत। अगर हम गुर्जर प्रतिहारों की बात करें तो हमने कहा कि गुर्जर प्रतिहारों का एक प्रमुख जो शासक था जिसका नाम था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमणकारियों का दमन कर दिया था, अरबों को सिंध के बाहर खदेड़ दिया था, इसलिए इसे मलेच्छों का नाशक कहा गया था, मलेच्छों का नाशक कहा गया था, ठीक है। नागभट्ट प्रथम के बाद में अगर हम बात करें, वैसे तो काफ़ी सारे इसमें शासक हुए हैं, लेकिन मैं प्रमुख शासकों की बात कर लेता हूँ। उसके बाद में वत्सराज, वत्सराज को गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और वत्सराज के काल में ही त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ध्यान रखना इस बात को भी, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। वैसे हम डिटेल से बात करेंगे आगे चल के इनके बारे में। वत्सराज, वत्सराज के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बाद में आया था रामभद्र, रामभद्र के बारे में आया था, बाद में आया था मिहिर भोज, मिहिर भोज ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, मिहिर भोज प्रथम। इसके बाद में महेंद्रपाल, महीपाल, महीपाल प्रथम, है ना। उसके बाद में आया था राज्यपाल, राज्यपाल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राज्यपाल के काल में ही आपने पता होगा कि मोहम्मद गजनवी के द्वारा क्या किया गया था? आक्रमण किया गया था।
और इसमें अगर इसके बाद में हम बात करें तो दो शासक और आए हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है त्रिलोचन पाल और लास्ट में आया था कौन, यशपाल। यशपाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यशपाल गुर्जर प्रतिहारों का जो अंतिम शासक है वो यशपाल था। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसमें से मुख्य रूप से तो दो आपको ध्यान रखना है। एक को तो आपको याद रखना है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम, क्योंकि नागभट्ट प्रथम के काल में किसने आक्रमण किया था, अरब आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था, इसलिए इसे कहा जाता है मलेच्छों का नाशक। बार बार इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद भी रह जाए। मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। नागभट्ट के बाद में हमें याद करना है राज्यपाल को, क्योंकि राज्यपाल वैसे तो अंतिम शासक यही माना जाता है, लेकिन अंतिम शासक अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो फिर हमें यशपाल को मानना पड़ेगा। क्योंकि राज्यपाल को कैसे मान सकते हैं, अंतिम प्रतापी शासक मान सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल के बाद में जो आक्रमण किया था, इसके ऊपर जो आक्रमण किया था वो किया था मोहम्मद गजनवी के द्वारा। मोहम्मद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया गया था। लगभग 1018 से 1019 के आसपास इस पर आक्रमण किया गया था और बिल्कुल कन्नौज में प्रतिहार वंश को समाप्त कर दिया गया था, है ना। लेकिन उसके बाद में कन्नौज को में से जो वंश था कन्नौज में से समाप्त हो गया था। लेकिन उसके बाद में दो व्यक्ति मैंने कहा अभी कि एक तो त्रिलोचन पाल आया था और लास्ट में आया था यशपाल। त्रिलोचन पाल ने जो अपनी राजधानी बनाया था वो बारी को बनाया था, कन्नौज को नहीं बनाया था, इस बात को भी ध्यान रखें। तो यशपाल अगर हम बात करें तो ये गुर्जर प्रतिहार शासकों का, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक था। ठीक है, यशपाल को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हमने कहा कि ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश है ये भी समाप्ति की ओर बढ़ चला था। गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन के बाद, जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन हुआ तो इसके पतन के बाद में बहुत सारे राजवंश आए थे। मैं एक एक राजवंश की बात कर लेता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो बंगाल में पाल वंश था, उस बंगाल में पाल वंश का भी समापन हो गया था। तो बंगाल में एक नया वंश उत्पन्न हो रहा था जिसका नाम है सेन वंश। बंगाल में सेन वंश। इसके अगर हम बात करें कन्नौज की, तो कन्नौज में भी एक नया वंश उत्पन्न हो गया था जिसका नाम था गहड़वाल वंश, क्योंकि कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार वंश का तो क्या ही हो गया था, समापन हो गया था। अगर हम बात करते हैं महोबा की, तो महोबा में एक नया शासन, नया वंश जिसका नाम था चंदेल वंश। महोबा में कौन सा वंश, चंदेल वंश। अगर हम दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में भी नया वंश तोमर वंश। अगर हम सांभर में बात करें, राजस्थान में सांभर में, तो सांभर में इम्पोर्टेंट वंश कौन सा, चौहान वंश। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चौहान वंश। इसके अलावा मैं एक दो बात और कर लेता हूँ। जैसे आबू में कौन सा वंश, परमार वंश। हालांकि बाद में ये गुजरात में चला गया था। अगर हम बात करें गुजरात में चालुक्य वंश। गुजरात में चालुक्य वंश, और ये चला गया था आबू एमपी में चला गया था ये ना, एमपी में परमार वंश। उत्पन्न कहाँ हुआ था, आबू में, है ना। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, आबू में हुई थी, बाद में एमपी में चला गया था। देखिए, गुर्जर प्रतिहार का जब भी पतन हुआ तो इसके साथ में काफ़ी सारे वंश इसके समकालीन उत्पन्न हुए। बंगाल में सैन वंश,
कन्नौज में घेड़वाल वंश, महोबा में चंदेल वंश, दिल्ली में तोमर वंश, सांबर में चौहान वंश, आबू में परवार वंश, गुजरात में चालुक्य वंश। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे शक्तिशाली जिसमें था कौन? चौहान वंश। चौहान वंश के बारे में हम बात करें तो ये सबसे क्या था? शक्तिशाली वंश था। चौहान वंश के ऊपर हम बात करें तो मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? 1192 में। वैसे 1191 में भी हुआ था, 92 में भी हुआ था, लेकिन हम पतन की बात करें। अब ये केवल हम एक सीक्वेंस देख रहे हैं तो किस प्रकार से ये आए थे। तो हम अंतिम आक्रमण की बात कर लेते हैं। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, और तराइन के द्वितीय युद्ध में तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें जो चौहान वंश है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ चला था। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो जैसे ही चौहान वंश का समापन हुआ तो इसके बाद में भी कई राजवंशों का जन्म हुआ। तो सबसे पहले मैं राजस्थान में बात कर लेता हूँ। अभी हमने ऊपर से बात करी कि सबसे पहले बताइए मौर्य वंश। देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमने दोबारा से स्टार्ट कर लिया था यहाँ से। सबसे पहले मौर्य वंश, उसके बाद में गुप्त वंश, उसके बाद में सम्राट हर्षवर्धन आए। इन्होंने राजधानी कन्नौज को बनाया। कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। और कौन कौन से पक्षों को? गुजर प्रतिहार, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, इन तीनों को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। दो प्रमुख शासक ध्यान रखने हैं। नागभट्ट प्रथम, इसे मलुक्षों का नाशक कहा जाता है, और यशपाल गुजर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कहा जाता है। जैसे ही गुजर प्रतिहार वंश का समापन हुआ, काफ़ी सारे वंश की उत्पत्ति हुई। हमें सबसे इम्पोर्टेंट वंश ध्यान रखना है चौहान वंश, और चौहान वंश पे भी मोहम्मद गोरी ने अटैक किया और लास्ट में इसका पतन हो गया। तो मुख्य रूप से राजस्थान में अगर हम बात करें तो राजस्थान में हमें 2-3 राजवंश ध्यान रखने। अब यहाँ से हमारी कहानी इम्पोर्टेंट हो जाती है और यहीं से हमारे प्रश्न भी बनने वाले हैं। अब अभी तक की जो कहानी थी वो केवल समझने के लिए थी। वैसे नेशनल हिस्ट्री में वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, राजस्थान के संदर्भ में आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की, तो पहला वंश तो कौन सा हुआ बताइए? गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद में हमारे पर यहाँ पर आया चौहान वंश। कौन सा वंश आया? चौहान। क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश की जैसे समापन हुआ, देखिए ऊपर में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश का समापन हुआ उसके बाद में काफ़ी सारे वंश आए, लेकिन राजस्थान में अगर हम मुख्य रूप से बात करें सांबर में सबसे शक्तिशाली कौन? चौहान वंश। जैसे चौहान वंश की समाप्ति हुई और चौहान वंश का पतन हुआ तो उसके बाद में काफ़ी सारे जो नए राजवंश हैं उनकी उत्पत्ति हो गई। हम लिखते हैं इसके पतन के बाद। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक चार्ट की, थोड़ा सा चार्ट बना देता हूं मैं, इस चार्ट को आप देख लेना। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया एक नंबर पे राजस्थान में। पहले नंबर पे तो कौन हो गया? गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद कौन आया? चौहान वंश आया। चौहान वंश का जैसे पतन हुआ तो काफ़ी सारे वंश आ गए। अगर हम बात करें मेवाड़ में, तो मेवाड़ में आ गया था गुहिल वंश। कौन सा वंश? गुहिल वंश। मेवाड़ के बाद अगर हम बात करें ढूंढाड़ में, यानी कि जयपुर में, यहाँ पर आ गया था कौन सा वंश? कछवा वंश। ठीक है, मेवाड़ होगी, ढूंढाड़ होगी। इसके बाद में हम बात करें मारवाड़ में, तो मारवाड़ में जो वंश उत्पन्न हुआ उसका नाम है राठौड़ वंश। कौन सा वंश बताइए? राठौड़ वंश।
इसके अलावा भी कई वंश यहाँ पर राजस्थान में आए। अगर मुख्य रूप से हम बात करें तो अन्य यदुवंशियों की बात करें, किन की बात करें? यदुवंशी। यदुवंशी राजवंश। तो यदुवंशी राजवंशों में भी मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो एक तो आया जैसलमेर, जैसलमेर में कौन सा वंश? भाटी वंश। जैसलमेर में भाटी वंश। अगर हम बात करें जैसलमेर के बाद में करौली, तो करौली में जादौन वंश। अगर हम यहाँ पर बात करें झालावाड़, तो झालावाड़ में कौन सा वंश? झाला वंश। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमें ये वंश तो मुख्य रूप से पढ़ने हैं। अगर चौहानों के परवर्ती हम बात करें तो चौहानों के, यहाँ लिख देता हूँ मैं, परवर्ती चौहानों के परवर्ती चौहान की दो शाखाएं, दो शाखाओं का उदय हुआ। मुख्य रूप से अगर हम बात करें, एक शाखा जो थी उसे हम कहते हैं हाडा वंश। हाडा वंश, इसको मैं थोड़ी सी यहाँ से मिटा देता हूँ। एक शाखा थी हाडा वंश। हाडा वंश कहाँ था बताइए? तो हाडा वंश था कोटा में, बूंदी में, कोटा बूंदी में। और दूसरी जो शाखा थी वो थी देवड़ा वंश। देवड़ा वंश कहाँ था? तो देवड़ा वंश था सिरोही में। देखिए समझिए एक बात से, पहली बात तो हमें गुर्जर प्रतिहारों को पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार राजस्थान में। उसके बाद में चौहान वंश, इसके बाद में मेवाड़ का गुहिल वंश, उसके बाद में 4 नंबर ढूंढाड़ का कछवाहा वंश, 5 नंबर मारवाड़ में राठौड़ वंश, है ना। ये तो हमें पढ़ना है विशेष रूप से। इसके अलावा बात करें तो अन्य यदुवंशी, जिसमें से भाटी वंश जैसलमेर का, जादौन वंश करौली का, झाला वंश झालावाड़ का। इसके अलावा हम बात करें हाडा वंश कोटा बूंदी का, और देवड़ा वंश सिरोही का। ठीक है, तो इनके तो आप मुख्य रूप से नाम याद कर लें, हाडा वंश कोटा बूंदी, भाटी वंश जैसलमेर, जादौन वंश करौली, झाला वंश झालावाड़, देवड़ा वंश सिरोही, है ना। और इनकी हम करेंगे डिटेल से बात। तो कल की क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम गुर्जर प्रतिहारों को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम चौहान वंश के प्रमुख सभी शासकों को पढ़ेंगे ना। मेवाड़ में गुहिल वंश, ढूंढाड़ में कछवाहा वंश, मारवाड़ में राठौड़ वंश, सभी की हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं इनमें रियासतों की बात करूं तो थोड़ी इसमें रियासतों की भी बात कर लेता हूं। मेवाड़ में जो गुहिल वंश था मुख्य रूप से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वंश है। अगर यहाँ रियासतों की बात करूं तो मेवाड़ में कौन कौन आएंगे? एक तो आएगा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा। ढूंढाड़ में यानी कि कछवाहा वंश में अगर हम मुख्य रूप से बात करें कछवाहा वंश की, तो यहाँ पर जयपुर और अलवर, मुख्य रूप से जयपुर। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें मारवाड़ में कौन सा वंश बताइए? राठौड़ वंश। कौन कौन सी रियासतें? तो जोधपुर, बीकानेर, बीकानेर में भी कौन था? राठौड़ वंश था।
और किशनगढ़ में भी राठौड़ वंश की एक शाखा थी, किशनगढ़। ठीक है, यहाँ पर राठौड़ वंश था। ठीक है, तो मुख्य रूप से अब हमें यहाँ तक की जो कहानी है वो पता होना चाहिए, और इस प्रकार से और इसी क्रम में हम आगे की क्लासों को कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे गुर्जर प्रतिहार राजवंश। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू।